तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप अपनी लास्ट क्लास में जो हमने मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट किया था वो अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लाइट heavy hybrid DNA in Meselson and Stroll experiment टाइम आफ्टर 1 hour 40 minutes। ठीक है, उसने बोला है कि ये बताओ कि 1 घंटा और 40 मिनट तक अगर आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट चला है तो फिर लाइट स्ट्रैंड्स कितने बने, हैवी स्ट्रैंड्स कितने बने और हाइब्रिड स्ट्रैंड्स हमारे कितने बने, इसका रेशियो। तो उसके लिए हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि हमने कैसे किया था वो एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों को याद हो तो ये करवाया था ना हमने कि आपका हैवी वाला स्ट्रैंड था, ठीक है, जिसको हमने 17 टाइम्स ग्रो करवाया था, यानी कि हैवी मीडियम में। उसके 20 मिनट बाद हमने जनरेशन 1 देखी थी जिसमें हमारा हाइब्रिड बना था, क्योंकि हमने नॉर्मल नाइट्रोजन यूज़ करा था। और उसके जनरेशन के बाद हमने देखा कि हाइब्रिड भी मिलते हैं हमें और हमारे लाइट स्ट्रैंड्स भी मिलते हैं हमें, है ना। तो जनरेशन 1 हमारी ये काउंट होगी। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि आपका जनरेशन 1 में आपके जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना तो जनरेशन 1 से ही पूछे जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जनरेशन 1 में हैवी डीएनए कितने हैं? क्या जनरेशन 1 में कभी भी हैवी डीएनए हमें देखने को मिलता है? नहीं, हैवी डीएनए क्या रहेगा हमारा, 0 ही रहेगा, है ना। और हाइब्रिड डीएनए देखो आप, हाइब्रिड डीएनए जनरेशन 1 हो, जनरेशन 2 हो या इसके बाद भी अगर जनरेशन हुई तो हाइब्रिड डीएनए मेरे हमेशा कितने हैं, 2 हैं। लेकिन ये जो लाइट डीएनए है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम समझते हैं इसको, इसका बेस बनाते हैं। ठीक है, आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो पहले हम इसका बेस से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अब आपको ना ऐसे मेसेल्सन एंड स्टॉल के ना 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन से? एक टाइप में वो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं, और एक टाइप में वो पूछ सकता है कि आपके डीएनए कितने हैं। देखो दोनों में डिफरेंस है। अब देखो कैसे, जैसे ये मेरा पूरा एक डीएनए है, ठीक है, लेकिन स्ट्रैंड कितने हैं इसमें, 2। समझ रहे हो आप, डीएनए के स्ट्रैंड्स मतलब डीएनए का एक सिंगल आपका स्ट्रैंड के बारे में बात हो रही है। तो डिफरेंस है, डीएनए मतलब पूरा मॉलिक्यूल, और स्ट्रैंड अगर पूछेगा तो मतलब वो एक यूनिट के बारे में वो बोल रहा है। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब वो क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछेगा, अगर वो डीएनए के ऊपर पूछ रहा है तो वो पूछ सकता है कि ये बताओ कि हैवी डीएनए कितना है, हैवी डीएनए कितने हैं आपके। हैवी डीएनए कौन से होते हैं आपके, N15 वाले होते हैं ना। उसका रेशियो वो आपसे पूछ सकता है किसके साथ, हाइब्रिड के साथ। हाइब्रिड कौन सा होता है आपका, N14 के साथ N15। और ही कैन आस्क आपसे क्या कि लाइट डीएनए कितना है, लाइट डीएनए यानी कि N14 वाला। इनका रेशियो पूछ सकता है या इनका नंबर पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल वो स्ट्रैंड्स में भी ये सारी चीज़ें पूछ सकता है ना। स्ट्रैंड्स में भी वो ये पूछ सकता है, ये बताओ कि हैवी डीएनए के स्ट्रैंड्स कितने हैं, हैवी डीएनए के स्ट्रैंड्स कितने हैं। या फिर आप ये बताओ हाइब्रिड डीएनए के स्ट्रैंड्स कितने हैं। ऑल्दो हाइब्रिड डीएनए के स्ट्रैंड्स आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, तो इसमें वो सिर्फ वो पूछता है क्या आपका हैवी और लाइट, हाइब्रिड वाला पूछता नहीं है वो। और आपका लाइट डीएनए, जो कि है मेरा N14। तो ना यहाँ पे ना कुछ क्या है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम जनरेशन की बात करते हैं, और जनरेशन 1 हमारी हमेशा कौन सी होती है, हाइब्रिड होती है। एंड एज यू ऑल कैन सी कि जनरेशन 1 में क्या मुझे आपका हैवी डीएनए मिला, एक भी। जनरेशन 1 में देयर वाज नो हैवी डीएनए, यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिड प्रेजेंट था। तो इसीलिए हैवी डीएनए का आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है आपका आंसर, 0 आता है। ठीक है, अच्छा चलो हाइब्रिड डीएनए देखो।
हाइब्रिड डीएनए आप चाहे कितनी भी जनरेशन आगे बढ़ाओ, देखो यहाँ पर भी हाइब्रिड डीएनए 2 हैं, इसके आगे भी 2 हैं और इसके आगे भी 2 रहेंगे, क्योंकि पेरेंट तो एक ही है ना, वो थोड़ी ना नया बन जाएगा। मीडियम अगर आप लोग हल्का वाला ले रहे हो N14 वाला, तो N15 वाले तो सेम ही रहेंगे। इसीलिए हमेशा और हमेशा आपके हाइब्रिड डीएनए कितने रहते हैं, 2 ही रहते हैं। अब जो मेन आपका जो फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना, वो आपका किसके ऊपर बेस्ड है, लाइट डीएनए के ऊपर। तो लाइट डीएनए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर जनरेशन -2। ये मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। अभी अगर वो मत सोचना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 2 की पावर जनरेशन -2। सिमिलरली वो स्ट्रैंड में भी पूछ सकता है। अच्छा यहाँ देखो, स्ट्रैंड्स पूछ रहा है, पूरा डीएनए नहीं पूछ रहा। तो क्या आपके पास जनरेशन 1 में स्ट्रैंड है हैवी वाला? हाँ है, देखो है ना स्ट्रैंड्स। कितने स्ट्रैंड है हैवी वाले? 2। तो इसीलिए हैवी स्ट्रैंड में आंसर कितना आता है आपका? 2 हमेशा। अच्छा, हाइब्रिड के स्ट्रैंड्स देखना, मुझे बताना। वैसे पूछेगा नहीं वो, क्योंकि हाइब्रिड के स्ट्रैंड्स तो बदलते रहते हैं, इसलिए वो नहीं पूछेगा, ठीक है। अब लाइट डीएनए देखो, लाइट डीएनए के स्ट्रैंड्स, लाइट डीएनए के स्ट्रैंड्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 की पावर जनरेशन +1 और इसमें से -2। ये है आपका किसका फॉर्मूला? हमारा ये स्ट्रैंड के लिए है और ये लाइट आपके डीएनए के लिए। तो अब तुम बताओ कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लाइट हैवी हाइब्रिड डीएनए पूछा है ना, यानी कि हमें ये वाला एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करना है। चलो फिर ट्राई करते हैं हम लोग। तो आंसर लिखते हैं हम लोग। हमारा आंसर क्या होने वाला है? चलो, अब इन्होंने हमें हमेशा कैसे जाना है? वी हैव टू गो बाय द टाइम। टाइम देखेंगे हम। टाइम कितना दे रखा है? 1 घंटा 40 मिनट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। टाइम है मेरे पास 1 घंटा 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट्स है मेरे पास। तो इसको अगर मैं टोटल मिनट्स में लगाऊं तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 मिनट, ठीक है। टाइम मेरे पास 100 मिनट है। और एक फार्मूला हम और याद करेंगे यहाँ पर। देयर इज़ वन मोर फार्मूला कि अगर आपको जनरेशन निकालनी होती है, जनरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स। ऐसा क्यों किया? टाइम डिवाइडेड बाय 20 क्यों किया? क्योंकि ई कोलाई को, बैक्टीरिया को ग्रो करने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगते हैं। 1 सेल से 2 सेल बनने में 20 मिनट लगते हैं। तो अगर मान लो टोटल टाइम मैंने 100 बोला आपको, और एक बैक्टीरिया को 2 बनने में 20 मिनट लगते हैं, तो बताओ टोटल मिला के जनरेशन कितनी बन गई होगी? टोटल 100 मिनट का टाइम है ना। तो पहली जनरेशन को अब बनने में 20 मिनट लगे, दूसरी जनरेशन को बनने में 20 मिनट लगे, तीसरी जनरेशन को बनने में 20 मिनट लगे, चौथी जनरेशन को बनने में 20 मिनट लगे, और 5 जनरेशन को बनने में कितने लगे? 20। तो 1 2 3 4 5 टोटल टाइम कितना हो गया? 100 मिनट। और जनरेशन मेरे पास कितनी आई यहाँ पर? 5। तो मेरे पास जनरेशन कितनी आ गई है? 5, ठीक है। ओके, चलो, तो जनरेशन मेरे पास कितनी आ गई है? 5। तो अब इसने पूछा है हैवी, हाइब्रिड और लाइट का रेशियो। लिख लेते हैं फिर इसको यहाँ पर। हैवी N15 वाला, हाइब्रिड N15 एंड N14 एंड लाइट का रेशियो। चलो, क्या बताया मैंने कि अगर आपको कभी भी अगर आपको डीएनए पूछा होगा तो हैवी डीएनए हमेशा 0 होता है ना, क्योंकि डीएनए हमको वहाँ पर क्या रहेगा? जनरेशन 1 में तो होता ही नहीं है। हाइब्रिड डीएनए हमेशा कितना होता है? 2 होता है। लाइट डीएनए का फॉर्मूला लगा दो, 2 की पावर जनरेशन -2। 2 की पावर जनरेशन कितनी है मेरे पास? 5। 5 -2, 2 की पावर 5 कितना होता है आपका? 32 -2, यानी कि कितने हैं आपके? 30 डीएनए ये हैं और 2 डीएनए यहाँ पर ये हैं हमारे पास, ठीक है, डीएनए, ठीक है। तो अब रेशियो अगर तुम्हें बताना है तो रेशियो बता दो, क्या रहेगा तुम्हारा रेशियो? मुझे बताओ क्या रहेगा? 0:2:30, यानी कि कितना रहेगा ये आपका? इतना, ये आ गया आपका रेशियो। कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो इस अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे इसको ट्राई करते हैं हम, ठीक है। इसने बोला है क्वेश्चन में, इफ़ ई कोलाई, ये एनसीईआरटी का ही है, ई कोलाई वॉज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 minutes, then what would be
then what would be the proportions of लाइट एंड हाइब्रिड? दो पूछे हैं इसने, लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देख लो टाइम कितना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो डीएनए पूछा है यानी कि फॉर्मूला आपको पता है ना, और टाइम, ये दोनों चीज़ देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम कितना दे रखा है हमें? टाइम दिया है 80 मिनट्स। जितना भी टाइम होगा ना मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ओके। चलो जनरेशन बताओ मुझे। अभी मैंने हम फॉर्मूला बताया आपको, टाइम डिवाइडेड बाय 20। 20 क्यों? क्योंकि ई कोलाई का रेप्लिकेशन टाइम है, या सेल डिवीज़न का टाइम है, सेल डिवीज़न का टाइम है। 80/20 कितनी जनरेशन बन रही है? 4 बन रही है। चलो बताओ मुझे, हैवी, हाइब्रिड और लाइट। हैवी कितने बनते हैं? हमेशा 0। हाइब्रिड कितने बनते हैं? हमेशा 2। लाइट कितने बनते हैं? 2 की पावर जनरेशन -2, यानी कि 2 की पावर 4 -2, यानी कि 2 की पावर 4 16 -2 कितने हो गए आपके? 14। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर हमारा? 14 डीएनए इसके हैं, 2 डीएनए इसके हैं। मिल गया ना आंसर आपको? ठीक है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन स्टैंड वाला करते हैं, डीएनए वाला नहीं, स्टैंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, वो भी कौन से वाले? N14 स्ट्रैंड्स पूछा है ना इसने यहाँ पर, आफ्टर 1 hour and 20 minutes। देखो ध्यान से समझना इसको। आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी पड़ती है इमीडिएटली क्वेश्चन देखते ही। सबसे पहले जाओ टाइम पे, टाइम है मेरा 1 घंटा 20 मिनट। फिर देखो क्वेश्चन डीएनए का पूछा है या स्ट्रैंड्स का पूछा है? स्ट्रैंड्स का पूछा है। ठीक है, और N14 का बोला है, N14 का पूछा है, मतलब इसने तुमसे कौन सी वाली चेन पूछी है मुझे बताओ? इसने पूछा है तुमसे लाइट चेन। ठीक है, इतना आइडिया अब आपको खुद होना चाहिए कि आपका वो कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट दी जनरेशन। जनरेशन मेरी कितनी होती है? टाइम डिवाइडेड बाय 20। टाइम कितना है यहाँ पर? 1 घंटा 20 मिनट। कितना हो गया? 60 मिनट ये हो गए, 20 मिनट ये हो गए, कितने हो गए आपके टोटल? 80 मिनट हो गए। 80 डिवाइडेड बाय 20, जनरेशन कितनी आ गई मेरी? 4। ठीक है, अब इसने सिर्फ लाइट वाला पूछा है मुझे पता है ना, हैवी, हाइब्रिड और लाइट। यहाँ पे स्ट्रैंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलो मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। याद रखो स्ट्रैंड में हमने क्या पढ़ा था कि हैवी कितने होते हैं? स्ट्रैंड्स 2, क्योंकि स्ट्रैंड्स तो दिख रहे हैं ना यहाँ पर। एक स्ट्रैंड ये रहा जनरेशन 1 में, एक स्ट्रैंड ये रहा जनरेशन 2 में, 2 तो रहेंगे ही स्ट्रैंड्स। हैवी कितने हैं? 2। हाइब्रिड कितने हैं हमारे? वो उसने हमसे पूछा ही नहीं है, पूछेगा भी नहीं। लाइट जनरेशन कितनी है हमारी यहाँ पर? उसने यही तो पूछा है। और फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर जनरेशन +1 -2, यानी कि 2 की पावर जनरेशन 4 + 1 -2। 4 थी ना जनरेशन, 4 यहाँ पर लिखी है। तो 2 की पावर 5 -2, 2 की पावर 5 आपकी कितनी होती है? 32, 32 होती है ना, -2 यानी कि 30 स्ट्रैंड्स आ गए आपके। कितने आ गए? लाइट वाले कितने आ गए आपके? 30 स्ट्रैंड्स आ गए। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ना एज होमवर्क दूंगी, ये तुम लोग घर से करके लाओगे, इसे अपने नोटबुक में करोगे। ठीक है, चलो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ N14 and N15 strands after 2 hour। चलो 2 hour ले लो, आफ्टर 2 hour 20 minutes। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। ठीक है, एज अ होमवर्क मैं आपको ये दे रही हूँ। और एक दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे पे अटेंशन, यहाँ स्ट्रैंड्स पूछा है। ठीक है, इफ
नंबर ऑफ N14 यानी कि लाइट वाले N14 स्ट्रैंड्स कितने हमारे 62 हैं अगर, देन फाइंड द टाइम इन मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। MSE मतलब मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो इन्हें तुम लोग सॉल्व करके लाओगे घर से, ठीक है। अच्छे से तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें पता है क्या पढ़ने वाले हैं हम, कि जो हमारा मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था, आप लोग मुझे बताओ कि वो किसके ऊपर था। वो था ई कोलाई के ऊपर। और ई कोलाई क्या है, मेरा एक बैक्टीरिया है, और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने DNA सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट करता है, ये हमने प्रोकैरियोट्स में तो पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में तो पता होना चाहिए ना। तो द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन in eukaryotes was given by, वो किसने दिया था, वो दिया था हमारी एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम क्या था आपका, टेलर। क्या नाम था उनका, टेलर एंड कॉलीग्स, या टेलर या उसके साथी टेलर, ठीक है। टेलर ने दिया था ये प्रूफ यूकैरियोट्स में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस में किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था ऑन विसिया फैबा। ये जो विसिया फैबा होती हैं, ये क्या होती हैं, हमारे बीन्स होते हैं। ये जो बीन्स अब आप लोग देखते हो ना, हम लोग खाते हैं ना बीन्स, फैबा बीन्स कि वो वाले बीन्स हैं। तो इनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था आपका ये बताने के लिए कि यूकैरियोट्स में भी आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, he took meristematic cell ये देखो, ये क्या है, ये सब क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब इन्होंने मेरिस्टेमेटिक सेल ही क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं ना, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना प्लांट्स में। ये प्लांट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल लिए उन्होंने किसके, ऑफ फैबा बीन्स। अभी मेरिस्टेमेटिक सेल रूट से भी हो सकते हैं, आपके टिप से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल लिए और इन्होंने मेरिस्टेमेटिक सेल को ग्रो करवाया। किस मीडियम में उन्होंने ग्रो करवाया, भाई मीडियम तो चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा ना रेडियो एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, या कौन सा आइसोटोप है या नहीं है, इस तरीके से। तो उन्होंने ना इसको एक अलग मीडियम में ग्रो कराया, जैसे हमने ई कोलाई को भी कराया था ग्रो, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने मीडियम लिया, मीडियम कौन से मीडियम में ग्रो कराया, मीडियम था उनका रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। अब मुझे बताओ फटाफट क्विकली, ये क्या होता है थाइमिडीन, जल्दी बता दो, थाइमिडीन क्या होता है, जल्दी बताओ। थाइमिडीन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है कि एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है ये, याद करो। जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी कि न्यूक्लियोसाइड हम कैसे बनाते हैं, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि राइबोस शुगर से
अगर मैंने ऐड करवाया बेस तो क्या बनता है मेरा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। अगर मैंने इसमें यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड करा दिया तब ये पूरा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तब ये पूरा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये तो हमें पता है ना, ठीक है। चलो ये हमें अभी नहीं पढ़ना। चलो ये बताओ, राइबोस शुगर प्लस बेस क्या है मेरा? न्यूक्लियोसाइड। तो ये मेरी राइबोस शुगर है, ये मेरा बेस है। लेकिन बेस भी कौन सा लेना है मुझे? थाइमीन वाला लेना है, तभी तो थाइमिडीन बनेगा। कौन सा लेना है? थाइमीन वाला। तो इससे क्या बनता है आपका? थाइमिडीन। तो ये है आपका थाइमिडीन। और हमें क्या लेना है यहाँ पर? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन में इसको ग्रो करवाना है। क्यों? क्योंकि थाइमिडीन कहाँ जाएगा? इसके डीएनए के अंदर। भाई इन सेल्स के अंदर जो डीएनए होगा ना, उसके अंदर क्या जाने वाला है? आपका थाइमिडीन जाने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो थाइमिडीन है वो अंदर जाएगा। अच्छा, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, वो ये कि जो थाइमिडीन है मेरा, ये जो मेरा थाइमिडीन है, ये डीएनए में होता है या आरएनए में होता है? चलो जल्दी बता दो। थाइमिडीन डीएनए में होता है या आरएनए में होता है? ये आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखो, आपने राइबोस शुगर लिया है ना, आपने डीऑक्सी थोड़ी ना लिया है भाई। डीएनए के लिए तो हमको डीऑक्सी राइबोस शुगर चाहिए ना। तो यानी कि डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, ये आरएनए में प्रेजेंट है। और अगर ये आरएनए में प्रेजेंट है तो ये इन सेल के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि इन सेल के अंदर, प्लांट्स के सेल के अंदर तो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, और हम जेनेटिक मटेरियल हमें देखना है। तो सबसे पहले ये थाइमिडीन अंदर जाता है और अंदर जा करके ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? आपके डीऑक्सीथाइमिडीन में। किस में? डीऑक्सीथाइमिडीन में। डोंट वरी, तुम्हें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना ये सब, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एग्जाम में तुम सिर्फ ये डायरेक्टली लिख देना कि बस एक्सपेरिमेंट टेलर ने किया था, विसिया फीबिया में किया था, उन्होंने सेल लिए थे, सेल में उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था, बस। ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना। तो अंदर जा कर के डीऑक्सीथाइमिडीन हुआ। तो अब मुझे बताओ, कुछ टाइम बाद क्या आपको ये रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिलेगी? क्या हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ का डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव हो चुका है ना? जो डीएनए है वो क्या हो चुका है? रेडियो एक्टिव हो चुका है, क्योंकि थाइमिडीन जा करके कहाँ चला गया आपका? सॉरी, जो डीऑक्सीथाइमिडीन था वो कहाँ चला गया आपका? डीएनए के अंदर। तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, पता है, क्रोमोजोमल लेवल पे उन्होंने ऑब्जर्व करी। अब जैसे मान लो ये मेरा एक ब्रांच है, मतलब मेरा एक क्रोमोजोम है, पहला एक क्रोमोजोम था, ये नॉर्मल वाला क्रोमोजोम था, ये नॉर्मल क्रोमोजोम है, नॉर्मल, ठीक है। फिर हमने क्या ऐड कराया था? आपका थाइमिडीन कराया ना, रेडियो एक्टिव वाला थाइमिडीन ऐड कराया हमने। तो अब मुझे बताओ कि ये जो क्रोमोजोम है ये कैसे रेप्लिकेट करेगा? भाई ये क्रोमोजोम कुछ इस तरीके से रेप्लिकेट करना चाहिए, क्योंकि इस क्रोमोजोम के अंदर क्या है मुझे बताओ, फटाफट जल्दी बता दो, क्विकली। क्या इस क्रोमोजोम के अंदर डीएनए ही है? क्या इस तरीके से डीएनए ही प्रेजेंट है पूरा? डबल हेलिकल प्रेजेंट है। अब आपने इसमें थाइमिडीन ऐड करा दिया, भाई इसमें थाइमिडीन ऐड करा दिया, थाइमिडीन। तो अब जो थाइमिडीन है अब वो किस स्ट्रैंड में ऐड होगा तो मुझे बताना। क्या वो कुछ इस तरीके से ऐड होगा? एक इसका कॉपी बनेगा और एक इसका कॉपी बनेगा। तो थाइमिडीन इसके साथ भी जाएगा, है ना, इसके साथ भी जाएगा। ऐसे तो होता है ना कि हाफ आपका पेरेंटल वाला स्ट्रैंड होता है और हाफ आपका क्या होता है, ये वाला नया वाला स्ट्रैंड होता है। तो इस तरीके से ये देखने को मिला था कि यहाँ पर भी वही हाइब्रिड बना था, है ना, हाइब्रिड बना, यानी कि कैसी हुई कंजर्वेशन आपकी? सेमी कंजर्वेटिव हाइब्रिड हमें देखने को मिला। इसका मतलब हमारी कंजर्वेशन कैसी हुई है? कैसी हुई है आपकी वो, ठीक है। तो ये मेरा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? आपके टेलर ने किया था, विसिया फेवा के ऊपर किया था। तो यहाँ तक तुम लोग क्लास करके आओगे और समझ के आओगे इसे। और अभी सिंस तुम लोग घर पे बैठे हो तो इट वुड बी बेटर कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हर सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई करनी है। और आपका जो असाइनमेंट है ना, वो वाला जेनेटिक्स के ऊपर जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको भी तुम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।